आपने शायद रविश कुमार का नाम सुना होगा। कई सालों तक वो एनडीटीवी इंडिया पर प्राइम टाइम नाम का एक शो करते थे। उनकी आवाज घर घर में गूंजती थी, जहां वो देश के जरूरी मुद्दे उठाते थे। लेकिन 2022 में जब एनडीटीवी का मैनेजमेंट बदला, रविश कुमार ने वहां से रिजाइन कर दिया। यह एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि रविश और एनडीटीवी एक दूसरे की पहचान बन चुके थे। लोगों ने सोचा, अब रविश कुमार कहां जाएंगे? क्या उनकी आवाज अब हम तक नहीं पहुंचेगी? उनके लिए यह एक नया मोड़ था, एक ऐसी सिचुएशन जहां उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। इसके बाद रविश कुमार ने एक नया रास्ता चुना, यूट्यूब का। उन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया जिसका नाम है रविश कुमार ऑफिशियल। टीवी की बड़ी सी स्क्रीन और स्टूडियो छोड़कर वो अब अपने फोन या कैमरा से सीधे लोगों से जुड़ने लगे। शुरुआत में यह अजीब लगा होगा, लेकिन देखते ही देखते उनके चैनल पर लाखों, फिर करोड़ों सब्सक्राइबर्स जुट गए। यह दिखाता है कि लोग उनकी जर्नलिज्म को कितना पसंद करते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। उनका यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल बना जो सोचते हैं कि बड़े रिसोर्सेज के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। रविश ने साबित किया कि अगर आपके पास सच है तो लोग आपको कहीं भी सुनेंगे। उनका यह सफर टीवी से यूट्यूब तक आना सिर्फ एक जर्नलिस्ट का प्लेटफॉर्म बदलना नहीं था, यह एक सिंबल बन गया कि कैसे मीडिया बदल रहा है। जहां बड़े बड़े न्यूज चैनल्स टीआरपी की रेस में लगे हैं, वहीं एक जर्नलिस्ट ने इंडिपेंडेंट होकर अपना काम जारी रखा। उनके यूट्यूब वीडियोस में कोई फैंसी ग्राफिक्स या लाउड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ रविश कुमार होते हैं, उनके फैक्ट्स होते हैं और उनके सवाल होते हैं। ये उनकी हिम्मत को दर्शाता है कि वो किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के सपोर्ट के बिना भी सिर्फ अपने दम पर जर्नलिज्म को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये ट्रांसिशन एक नई उम्मीद जगाता है। ये कहानी हमें बताती है कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन अगर आपका काम ईमानदार है तो आपके सुनने वाले आपको ढूंढ ही लेते हैं। रविश कुमार का एनडीटीवी छोड़ना एक चैप्टर का एंड था, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल एक नई किताब की शुरुआत है। इस किताब में वो अब भी वही कहानियां लिख रहे हैं, आम आदमी की कहानियां, बेरोजगारी की कहानियां और सच्चाई की कहानियां। उनका यह नया अवतार डिजिटल दुनिया में जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे मुश्किल विक्युटी में भी अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहा जा सकता है और एक नई शुरुआत की जा सकती है। जब रविश कुमार एनडीटीवी में थे, उनकी सैलरी काफी अच्छी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सालाना करोड़ों रुपए कमाते थे। यह एक बड़े और सीनियर जर्नलिस्ट के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन जब उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा और यूट्यूब पर आए, तो उनकी इनकम का सोर्स बदल गया। अब उनकी कमाई यूट्यूब एड्स और पब्लिक सपोर्ट से होती है। शायद ये उनकी टीवी सैलरी से कम हो, लेकिन रविश कुमार की असली कमाई कभी सिर्फ पैसा नहीं रही। उनकी सबसे बड़ी दौलत है उनकी क्रेडिबिलिटी, यानी उन पर लोगों का विश्वास। यह विश्वास उन्होंने सालों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया है, जो किसी भी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा, शोहरत या सच? रविश कुमार ने हमेशा सच को चुना। उनकी असली वैल्यू उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनकी आवाज में है, जिसे सुनने के लिए करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो लोग उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रविश ने पूरी रिसर्च की होगी और वो सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। यह भरोसा ही उनकी असली पूंजी है। आज के दौर में जहां खबरें बिक जाती हैं, वहां एक ऐसी आवाज का होना जिस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकें, बहुत बड़ी बात है। उनकी कमाई का ये मॉडल एक नया ट्रेंड भी सेट करता है। ये दिखाता है कि अगर आपके पास पब्लिक का सपोर्ट है, तो आपको बड़े कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस की जरूरत नहीं है। उनके सब्सक्राइबर्स उनके काम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी जर्नलिज्म जिंदा रहे। इस तरह रविश कुमार किसी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सीधे अपनी ऑडियंस के लिए जवाबदेह हैं। यह उन्हें आजादी देता है कि वो बिना किसी प्रेशर के वो खबरें दिखा सकें जो जरूरी हैं, ना कि वो जो सिर्फ टीआरपी लाती हैं। उनकी इनकम उनकी आजादी का सिंबल है, जो उन्हें सच बोलने की ताकत देती है। इसलिए जब हम रविश कुमार की आवक या इनकम की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ यूट्यूब से मिलने वाले पैसों को नहीं देखना चाहिए। हमें उस इज्जत, उस विश्वास और उस क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए जो उन्होंने कमाई है। यह एक ऐसी कमाई है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उनका रामोन मगसेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, या उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड को मिला इंटरनेशनल समन, यह सब उनकी इसी असली कमाई का सबूत है। ये अवार्ड्स बताते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है।
रविश कुमार का न्यूज पेश करने का तरीका बाकी सबसे बहुत अलग है। जब ज्यादातर न्यूज चैनल स्टूडियो में बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, रविश कुमार जमीन पर उतारते हैं। ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं। वो गांव, शहरों और कस्बों में जाकर आम लोगों से बात करते हैं, किसानों से, स्टूडेंट्स से, मजदूरों से। उनकी रिपोर्ट में आपको देश की असली तस्वीर दिखती है। वो बेरोजगारी, महंगे, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर फोकस करते हैं जिन पर अक्सर में मीडिया बात नहीं करता। उनका मकसद सिर्फ न्यूज बताना नहीं, बल्कि लोगों की तकलीफों को आवाज देना है। उनका एक और खास अंदाज है सरकार से सीधे और सख्त सवाल पूछना। वो डरते नहीं हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो। अगर कोई पॉलिसी गलत है या कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो रविश उस पर सवाल उठाते हैं। उनका शो प्राइम टाइम इसके लिए मशहूर था। वो डेटा और फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखते थे, जिससे उनकी रिपोर्ट बहुत पावरफुल हो जाती थी। आजकल जब बहुत से जर्नलिस्ट सरकार की तारीफ करने में लगे रहते हैं, रविश कुमार उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। यही एक सच्चे जर्नलिस्ट का काम है, जनता की तरफ से पावर से सवाल करना। रविश कुमार ने ही गोडी मीडिया शब्द को पॉपुलर किया। ये टर्म न्यूज चैनल्स के लिए यूज होता है जो सरकार की गोडी में बैठकर उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ऐसे चैनल सरकार से मुश्किल सवाल नहीं पूछते, बल्कि ओपोजिशन और आलोचकों पर ही हमला करते हैं। रविश कुमार इस गोडी मीडिया से बिल्कुल अलग खड़े दिखते हैं। वो किसी पार्टी के नहीं, बल्कि सिर्फ जनता के पक्ष में बोलते हैं। उनका काम हमें याद दिलाता है कि मीडिया का रोल सरकार का प्रचार करना नहीं, बल्कि उस पर नजर रखना है, ताकि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। उनकी जर्नलिज्म सेंसेशनलिज्म से दूर रहती है। वो हिंदू मुस्लिम डिबेट्स या बेमतलब की बहस में वक्त बर्बाद नहीं करते। उनका फोकस हमेशा उन मूडों पर रहता है जो आपकी और मेरी जिंदगी पर असर डालते हैं। जैसे अगर कहीं स्टूडेंट्स एग्जाम लीक से परेशान हैं, तो रविश वहां पहुंचेंगे। अगर कहीं हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं हैं, तो वो उसकी रिपोर्ट दिखाएंगे। उनका यह अंदाज उन्हें भीड़ से अलग बनाता है और यही वजह है कि लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो खबरों को बेचते नहीं, बल्कि उनके जरिए समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज इंडिया में जर्नलिज्म एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि यहां जर्नलिस्ट के लिए आजादी से काम करना मुश्किल हो गया है। सच बोलने वाले जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, उन्हें धमकियां मिलती हैं और उन पर झूठे केस भी किए जाते हैं। ऐसे में बहुत से मीडिया हाउस डर जाते हैं और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं। ये जर्नलिज्म के लिए एक अंधेरे जैसा समय है, जहां सच की रोशनी कम होती जा रही है। इस अंधेरे में रविश कुमार एक उम्मीद की किरण जैसे हैं। जब सब चुप हैं, तब भी वो बोल रहे हैं। वो अकेले ही सही, लेकिन सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज कोई ट्रेंडिंग न्यूज हो, जैसे फेक न्यूज का बढ़ता खतरा या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत, तो रविश कुमार उस पर जरूर बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे झूठी खबरों को पहचानें और कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोपेगेंडा से बचें। वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि सोल्यूशन भी देते हैं। वो लोगों को आगाह करते हैं कि एक आजाद प्रेस डेमोक्रेसी के लिए कितनी जरूरी है। उनका काम सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, एक मिशन है। उनका एक फेमस कोट है, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ ये बताने के लिए लड़ी जाती हैं कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। ये लीन उनकी हिम्मत और जज्बे को दिखाती है। भले ही उन्हें पता हो कि उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। उनकी डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉचड ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया में एक जर्नलिस्ट को सच बोलने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म उनकी इसी लड़ाई का एक डॉक्यूमेंट है। अंत में रविश कुमार इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि असली जर्नलिज्म क्या होती है। वो हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना कितना जरूरी है। वो हमें बताते हैं कि जनता की आवाज बनना ही मीडिया का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक रविश कुमार जैसे जर्नलिस्ट हैं, तब तक ये उम्मीद जिंदा है कि सच्चाई की आवाज कभी नहीं दबेगी। उनका काम न सिर्फ आज के लिए, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, सच के लिए हमेशा लटे रहना